सिर्फ नफरत, खंडरात, तबाही, खौफ, बिलकती ममता, सिसकती आहें, गुर्बत, उजड़े खेत, वीरान और सूखे जंगलात और बागात। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडीआर चैनल। हक से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। तेगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ, हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। फतवा है शेख का ये ज़माना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। ये बात सही है कि जंगों के मैदान हथियारों से नहीं हौसलों और अज़ाइम से फतह किए जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कुछ अहम जानकारी हम आज हम आपकी खिदमत में कुछ पेश करेंगे। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान जंग से मुताल्लिक अमेरिकी सरकार ने सच नहीं बताया, झूठ बोला गोया। आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि 20वीं और 21वीं सदी की सुपर पावर रूस और अमेरिका को शिकस्त देने के बाद अब तीसरी मुतवक्के सुपर पावर, यानी जो प्रोस्पेक्टिव सुपर पावर कही जा सकती है, वो चीन है। उसके साथ जो तालिबान के रिश्ते हैं उनके क्या मायने निकलेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि अब दुनिया दो बड़े हिस्सों में तकसीम होकर तीसरी बड़ी आलमी जंग की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा हुआ है कि अगर तालिबान इस्लामिक शरिया का निफाज चाहते हैं तो चीन के साथ हाथ मिलाने से पहले उइगर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी की शर्त क्यों नहीं रखी गई। उइगर मुसलमानों पर चीनी सरकार की जुल्म की दास्तान को क्यों नहीं छेड़ा तालिबान नेताओं ने। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल जायज़ भी हैं, लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए से तालिबान तर्जुमान से सवाल करते हैं, क्या आपने चीनी हुक्मरान से उइगर मुसलमानों के हुकूक की बात करी है? अगर हाँ, तो उसका कोई वीडियो या ऑडियो जारी किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि शरीयत की गुहार लगाने वाले, शरीयत के कवानीन का निफाज करने की गुहार लगाने वाले तालिबान उइगर मुसलमानों की आज़ादी की बात चीन के साथ कर चुके हैं। हालांकि ये मुमकिन है कि चीन के साथ अफगान तालिबान की कई मुद्दों पर बातचीत मुतवक्के हो, प्रोस्पेक्टिव हो, मगर तालिबान सरकार के बाज़ाब्ता क़याम तक उसको टाला गया हो, ये बहुत मुमकिन है। खैर, फिलहाल तो दुनिया अमेरिका से हिसाब और पूछ रही है और सवाल भी कर रही है। 20 साल की लंबी जंग का मकसद क्या था, ये सवाल है। अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स का लंबा दौर अफगान क्राइसिस का क्या हल निकाल पाया, ये भी सवाल अमेरिका से किया जा रहा है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स की $2 ट्रिलियन की तबाही क्यों की गई? पेंटागन ने 12 साल से ऑडिट क्यों नहीं कराया अभी तक अपना? 2 लाख अफगानियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 4000 से ज्यादा अमेरिकी जवानों की लाशें गिर जाने का जिम्मेदार कौन है? सैकड़ों अमेरिकी फौजियों के डिप्रेशन और पागल हो जाने की दुख भरी कहानियों का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाएगा? अमेरिका? ये सवाल अमेरिका और अमेरिका के जिम्मेदार लीडरान से किया जा रहा है, वहाँ की स्टेट से किया जा रहा है। दर्जनों जो अमेरिकी फौजी हैं, उन्होंने, यानी जो अफसर हैं, उन्होंने अपने मेडल्स क्यों लौटाए और उनको कूड़ेदान में क्यों फेंका गया? इसकी हकीकत क्या है? इसका जवाब कौन देगा? ये सब सवालात अमेरिका से हो रहे हैं। मुल्ला उमर के तालिबान हुकूमत में अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान जब दाखिल हुई थी, अब दूसरे तालिबान हुकूमत के दौर में दबे पांव भाग जाना कई नए सवालों को भी जन्म देता है। दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एनालिसिस में बताया था कि एक अफगानी के हिस्से में $50,000 आते हैं। वो कहते थे कि हमने इससे ज़्यादा अफगान जंग पर खर्च कर दिया है, यानी जितना हमने खर्च किया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट अगर अफगानियों पर करें तो एक अफगानी को $50,000 दिया जा सकता था, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके विकास के लिए। नतीजा दुनिया के सामने है। भले दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को जो भी कहे, लेकिन अफगानिस्तान पॉलिसी पर उसका जो मौक़िफ़ था वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड कहा जा सकता है।
یہ میری اپنی رائے ہے۔ اور افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز کو واپس بلانے کا فیصلہ بھی یہ اسی کے دور میں ہوا تھا، لیا گیا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہی لیا گیا تھا۔ 20 سال سے افغانستان کی تعمیر نو کے نام پر کیا کیا گیا امریکہ کی طرف سے؟ افغانستان میں اسکول، نہ کالج، نہ ہاسپٹلز، نو ڈیولپمنٹ، نو انفراسٹرکچر، صرف تباہی، صرف تباہی۔ عورتوں کے ادھیکار اور مانو ادھیکاروں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے UNHRC، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن، نیٹو اور خود امریکہ دے کر کیا گیا افغانستان کو؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ صرف نفرت، کھنڈرات، تباہی، خوف، بلکتی ممتا، سسکتی آہیں، غربت، اجڑے کھیت، ویران اور سوکھے جنگلات اور باغات، یہ دیا گیا ہے افغانستان کو۔ ہاں، اگر کچھ ترقی ہوئی ہے اور ترقی کے نام پر کچھ دیا گیا ہے تو وہ ہے منشیات، وہ ہے افیم کی کھیتی۔ اس افیم کے دھندے میں انسانیت کو برباد کرنے کی کھیتی کے کاروبار میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ترقی ہوئی ہے وہاں۔ جب امریکنز آئے تھے 20 سال پہلے، 50 ٹن ہیروئن کی پیداوار کا ریکارڈ ہے۔ جب امریکی فورسز اور نیٹو فورسز واپس جا رہی ہیں تو افغانستان میں اب 750 ٹن پیداوار درج کی جا رہی ہے۔ یہ ضرور وہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ افغان قوم کو تباہ کرنے آئے تھے اور کر گئے امریکی، اور ویسے بھی افغانستان ترقی ابھی تک تو کسی دور میں ہوئی نہیں ہے افغانستان کی ترقی، مگر اس قوم کی بھی ایک عجب داستان ہے دوستو۔ چاہے ہلاکو خان ہوں، چاہے چنگیز خان ہوں، چاہے منگولز ہوں، یا پھر کوئی اور بڑی قوم رہی ہو، وہ کبھی افغانستان کو باضابطہ کنٹرول نہیں کر پائی، وہاں قبضہ نہیں کر پائی، حکومت نہیں کر پائی۔ یہ وہاں کی تاریخ ہے۔ اپنی آزادی کے لیے یعنی بے چین رہتی ہے یہ قوم، عافیت سے چین سے بیٹھتی نہیں ہے۔ بھلے ہی آپس میں لڑتی رہے، آپس میں قتل و غارت گری ہوتی رہے، لیکن کسی کی غلامی تو اس کو کسی صورت برداشت ہی نہیں ہے مانو۔ لیکن اس بار بنا خون خرابے کے طالبان کی آمد اور عام معافی کا دوستو یہ اعلان کر دینا پورے افغانستان میں ایک نئے دور کے آغاز کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ نئے طالبان کی ایک آہٹ نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ اس بار کا طالبان پچھلے طالبان کے مقابلے میں اپنی ایک نئی چھوی تیار کرے گا اور وہ امن اور شانتی کی بات کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ امریکہ کے جو ہے وہ افغانستان میں آنے کا مقصد تھا کیا؟ 9/11 کا بدلہ لینے کے بہانے آئے دنیا کے سب سے طاقتور دیش کے حکمرانوں کا کیا تھا مقصد؟ یہ سمجھنا پڑے گا۔ کیا تھا دنیا کی سب سے طاقتور فوج کا مقصد؟ کچھ بتا سکیں تو آپ بھی بتائیں۔ آپ کے لیے بھی کمنٹ کا راستہ کھلا ہے، یا پھر کوئی حکومت ہی بتائے۔ اپنے لکشیہ کو حاصل کرنے والی امریکی آرمی اس طرح بے آبرو ہو کر کیوں نکل گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ویسے فی الحال تو دیش کو من کی بات کرنے والوں کی چپی کے ٹوٹنے کا انتظار ہے بڑی بے چینی سے، تاکہ دیش کی جنتا بھی کچھ طے کر سکے کہ وہ اپنے دیرینہ پڑوسی دوست افغانستان میں جو آنے والی نئی سرکار ہے اس کی خوشی منائے یا اس کا دکھ منائے، کیا کرے، جس میں ابھی تک ایک بھرم بنا ہوا ہے۔ حالانکہ پردھان منتری نریندر مودی نے اشاروں میں شکروار کو گجرات کے سومناتھ مندر پریسر میں ماتا پاروتی مندر کے شلانیاس سماروہ کے اوسر پر جو کچھ کہا وہ ان کے رخ کو چلمن کے پیچھے کی دھندلی تصویر کی طرح ضرور دکھاتا ہے۔ جو توڑنے والی شکتیاں ہیں وہ کہتے ہیں، پردھان منتری کیا کہتے ہیں، یہ غور سے سنیے۔ جو توڑنے والی شکتیاں ہیں، جو آتنک کے بلبوتے سامراجیہ کھڑا کرنے والی سوچ ہے، وہ کسی کال کھنڈ میں کچھ سمے کے لیے بھلے حاوی ہو جائیں، لیکن اس کا استتو استھائی نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ دن تک مانوتا کو دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات اتنی ہی صحیح ہے جب کچھ اتاتائی سومناتھ کا مندر گرا رہے تھے، اتنی ہی صحیح ہے آج بھی جب وشو ایسی وچار دھاراؤں سے آشنکت ہے۔ یہ پردھان منتری جی کہہ رہے تھے۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بڑے لوکتانترک دیش کے سربراہ سے امید نہیں کی جا سکتی۔ ویسے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں ایک اور چوڑی جہاد شروع ہو گئی ہے، چوڑی جہاد۔
आपको अजीब सा लग रहा होगा ये वर्ड। बहुत सारे जिहाद देश में चले। अब चूड़ी जिहाद का आविष्कार कर लिया गया है ढोंगी मीडिया की तरफ से, लेकिन अभी तो बहादुर अमेरिका की अफगानिस्तान आमद की हम बात कर रहे हैं, उसी पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारने के मकसद से आया था तो वो उनकी मौत पर चला क्यों नहीं गया वापस? दरअसल अफगानिस्तान में उस वक्त के हाकिम मुल्ला उमर ने नेगोशिएशंस में 3 ऑप्शंस रखे थे अमेरिका के सामने। नंबर 1, अगर 9/11 के लिए ओसामा बिन लादेन या उनकी अलकायदा जिम्मेदार है तो इस केस का ट्रायल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कराया जाना चाहिए। नंबर 2, किसी मुस्लिम देश में इसका मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नंबर 3, या फिर काबुल ही में इसका ट्रायल शुरू किया जाए। इनमें से किसी भी ऑप्शन को अमेरिका ने कबूल नहीं किया और नहीं माना। इस बात पर अड़ा रहा अमेरिका कि हम ओसामा को गिरफ्तार ही करके ले जाएंगे, लेकिन मुल्ला उमर ने कहा हमारी ये रिवायत है जनाब कि हम अपने मेहमान को उसके दुश्मन के हवाले नहीं करते। हाँ, अगर इसने कोई जुर्म किया है तो हम सज़ा देंगे, आप सबूत लेकर आएं, सबूत पेश करें। लेकिन दोस्तों, ये अजीब बात है, आज तक इस बात का कोई सबूत दुनिया की किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है कि 9/11 ओसामा बिन लादेन ने या अलकायदा ने कराया था। रिपोर्ट्स और फैक्ट्स इसके बरखिलाफ आए हैं, यानी ये हमले किसी और ने कराए थे जो दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आपको याद होगा इराक पर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स होने का बोला गया था। आपको याद है ना ये बात? और उसकी आड़ में इराक पर अटैक किया गया, 20 लाख लोग मारे दिए गए, कत्ल कर दिए गए, यानी मास डिस्ट्रक्शन तो ये हुआ। उसके बाद खुद फॉरवर्ड प्रेसिडेंट बुश एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं एरी फ्लैशर, वो अपने एक ट्विटर में 19 मार्च 2019 में इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की कहानी झूठी थी। इसी तरह 9/11 का हादसा भी बहुत बड़ा धोखा था दुनिया के साथ। अगर आपको फर्दर इस पर कुछ स्टोरीज देखनी है तो मैं मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा, आप उन लिंक्स पर जाकर बहुत सारी सच्चाई और हक़ायक़ 9/11 के बारे में और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के बारे में देख सकते हैं। ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो मुस्लिम दुनिया के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ था। दुनिया के सामने इस्लामिक आतंकवाद की परिभाषा को घड़ना था, दुनिया में मजहबों के साथ आतंक को जोड़ना था। जोड़ने की योजना और साजिश उस कौम की है जो खुद आतंकी संस्थाओं को चलाती है और तमाम दुनिया के इंसानों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए और कॉलोनाइजेशन के माध्यम से अपना गुलाम बनाना चाहती है। जी दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। बहुत मेहनत से हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। खैर, अब अलग सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद अमेरिकी अवाम और बुद्धिजीवी वर्ग अखबारों के माध्यम से सवाल करने लगे हैं। अमेरिकी कांग्रेस से पूछा जाएगा कि 40,000 से भी ज़्यादा अमेरिकन सिविलियंस और ठेकेदार क्या कर रहे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अब अमेरिकन आर्मी अचानक रातों रात अपने सिविलियंस 40,000 सिविलियंस को छोड़कर और उन ठेकेदारों को छोड़कर गायब क्यों हो गई, ये भी सवाल किया जा रहा है। अमेरिकन आर्मी अपने कीमती और जदीद हथियार, गाड़ियां, टैंक्स और दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को हैंगर पर लगा क्यों छोड़ गए? इस सब के पीछे अमेरिका की क्या कोई और भयानक योजना है या फिर अफगान तालिबान का खौफ? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश और ट्रंप ने 200 मरतबा से ज्यादा ऑफिशियल झूठ क्यों बोला? पूर्व प्रेसिडेंट कैनेडी की रहस्यमय मौत की राज क्या है? 12 वर्षों से आज तक पेंटागन ने अपना ऑडिट क्यों नहीं कराया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, यूएनएचसीआर, यूनेस्को, आईएमएफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईसीजे, नेटो वगैरह इंटरनेशनल संस्थाएं हैं। इन तमाम ये जो सब संस्थाएं हैं, दुनिया में ये बदअमनी, बदउनवानी, नाइंसाफ़ी और दुनिया में बढ़ते हर तरफ के प्रदूषण के लिए अमेरिका और तमाम तरक्की पसंद ममालिक को जवाबदेह क्यों नहीं बनाती हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन
جو دنیا میں سب سے زیادہ پالیوشن پھیلانے والے چین ان سب سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ عراق، افغانستان، سیریا، یمن اور لیبیا میں امریکی فورسز کی موجودگی میں تباہی کیوں مچ رہی ہے؟ آئے تو وہ امن کے لیے تھے، گئے تھے امن کی بحالی کے لیے، اور بدامنی وہاں کا مقدر بن گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ آخر سوال امریکہ سے ہی تو کیے جائیں گے۔ آخر امریکہ اپنے کالونیل پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کب تک انسانی لاشوں سے گزرتا رہے گا؟ کب تک لاشوں کے ڈھیر سے گزرے گا؟ کب تک اپنی چنگیزیت کی تلوار سے انسانیت کا قتل عام کرے گا؟ یاد رہے دوستو، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شکریہ۔